हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का, फॉल आउट ऑफ पॉलिसी फेलियर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है यूएस के अंदर इलीगल माइग्रेशन की समस्या पे कितने लोग अवैध तरीके से यूएस में हर रोज़ घुसते हैं और उनमें से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये क्विज़ है आपके सामने। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसमें से जो सीखो इस क्विज़ पे उसको अप्लाई करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए, क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई आप दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास को, कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है फॉल आउट ऑफ पॉलिसी फेलियर। देखिए, फॉल आउट का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम, किसी चीज़ के बुरे नतीजे। और पॉलिसी फेलियर का मतलब है ऐसा फेलियर, ऐसी नाकामयाबी जो आपकी पॉलिसी की वजह से आई है। तो पॉलिसी आपने कुछ ख़राब बनाई होगी, वो फेल हो गई और उसके फॉल आउट हमें अब देखने को मिल रहे हैं, दुष्परिणाम हम अब एविडेंट हो रहे हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा। फॉल आउट वर्ड को नोट करें, बैड कॉन्सिक्वेंसेज बोलते हैं। कह रहे द यूएस मस्ट ह्यूमनली मैनेज द इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स अक्रॉस इट्स सदर्न बॉर्डर। कह रहे अमेरिका को, द यूएस को मैनेज करना ही चाहिए, मस्ट मैनेज। अच्छा, क्या मैनेज करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ह्यूमेनली करना चाहिए, ह्यूमेन मैनर में करना चाहिए, मानवीय तौर पे करना चाहिए। ह्यूमेन मैनर मतलब इंसानी तरीके से, और करना चाहिए उस इनफ्लो को मैनेज, उस इनकमिंग को मैनेज। इनफ्लो मतलब इनकमिंग, जो आपके यहाँ अंदर लोग आ रहे हैं, जो है माइग्रेंट्स की, बाहर से आने वालों की। और कहाँ से? अक्रॉस इट्स सदर्न बॉर्डर, इसके दक्षिणी बॉर्डर से, दक्षिणी सीमाओं से अक्रॉस। तो दक्षिणी बॉर्डर के अक्रॉस में जो कंट्रीज़ हैं, चिली, मैक्सिको, ब्राज़ील, यहाँ से जो माइग्रेंट्स आते हैं, इन माइग्रेंट्स के इन्फ्लो को मैनेज करने का तरीका यूएस को खोजना चाहिए। सेंटेंस समझ में आ गया? अमेरिका आपका सब्जेक्ट है, द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, मस्ट मैनेज इसकी वर्ब है। एडवर्ब है यहाँ पे ह्यूमेनली। ह्यूमेनली का मतलब होता है इन ह्यूमेन मैनर, मानवीय तरीके से। और एडवर्ब को आप पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में रख सकते हैं। इनफ्लो का मतलब होता है इनकमिंग, आपके अंदर कितने लोग इन आ रहे हैं फ्लो होकर के, कितने माइग्रेंट्स अमेरिका में रोज़ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बोलेंगे इनकमिंग या इनफ्लो। सिंपल सा सेंटेंस था। अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालनी है हमें, ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ में अगर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन मेरी गाइडेंस में करना चाहो तो जरूर से डाउनलोड करना आपकी अपनी एप्लीकेशन वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर को। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ। बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं। राइटिंग के कोर्स में आपको 60 से 70 घंटों में बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश में लिखना सिखाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए। हज़ारों लोग सीख चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। आज इस पे ऑफर भी चल रहा है, 475 में कोर्स आपको मिल रहा है इस कोड को लगाने पे। एसएससी और बैंकिंग कोर्स में आपको पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपेयर करवाया जाता है, क्वेश्चन सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स के बेस पे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है। आप क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ जितने हो सके, और हर क्वेश्चन की अप्रोच मुझसे सीखोगे। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल है, ऐप को डाउनलोड करना है, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। कोई क्वेरी होती है तो ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो आ जाओ वोकैब शीट पे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं और मतलब मेरे से पूछते हैं कि सर मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो आपको तरीका बता देते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल की पीडीएफ निकाल लो। रोज़ पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रखी है, जाओ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पीडीएफ से एडिटोरियल खुद से पढ़ो, पूरा पढ़ने की कोशिश करो। फिर जितने सेंटेंसेज आपको समझ में नहीं आए, मान लो आपको ये वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया, वीडियो में इस सेंटेंस को चला के देख लो सीधे, है ना। मान लो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस समझ में नहीं आए तो पूरी वीडियो को भी देख सकते हो। कोशिश किया करो उतना ही पढ़ना वीडियो से जितना आपको समझ में ना आया हो, अपने टाइम को सेव करो। लास्ट में क्विज़ को जो है ज़रूर से कोशिश कर लिया करो करने की, ताकि आपको पता लगे आप सही रास्ते जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो एक तरीका तो ये। दूसरा, साथ साथ आपको बेसिक ग्रामर को पूरा करना है। चैनल के होम पेज पर रखी है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, इस प्लेलिस्ट को 15 से 20 दिनों में फिनिश करो। साथ में अगर दोनों काम करते हो ना, तो इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा। चलिए आज के वर्ड्स देख लेते हैं। फॉल आउट, हार्बर, एडमेंट, फोर्ज और स्कॉचिंग, 5 वर्ड्स हैं हमारे पास। फॉल आउट मैंने आपको बताया था, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम किसी चीज़ के। और इसका एक और मीनिंग भी होता है, रिश्तों में आई हुई कड़वाहट, रिश्तों में आया हुआ ब्रीच, है ना, रिश्ते टूट जाते हैं, उसको भी फॉल आउट बोलते हैं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द फॉल आउट ऑफ द पैंडमिक,
बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई बेरोजगारी एक बैड कॉन्सिक्वेंस है, दुष्परिणाम है महामारी पैंडमिक का। ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा, द यूएस एंड चाइना फेल आउट इन अ टसल ओवर टैरिफ्स। अब यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम करेगा। यूएस और चाइना अलग थलग हो गए, फेल आउट कर गए, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल आउट। इनके रिलेशंस में ब्रीच आ गया एक टसल के कारण, एक कशमकश के कारण, एक खींचतान के कारण, जो थी टैरिफ्स की वजह से, टैक्सेस की वजह से। समझ गए? तो यहाँ पे फॉल आउट बता रहा है दोनों के रिश्तों में आई हुई कड़वाहट को। ये वर्ब फॉर्म है, ऊपर वाली नाउन फॉर्म है। अगर नाउन फॉर्म में आप बात करोगे इसके सिनोनिम्स की, तो वो होंगे ब्लो बैक और साइड इफेक्ट्स या रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशन एक बहुत ही एडवांस वर्ड है इंग्लिश में, याद रख सको तो। इसका मतलब होता है बुरे परिणाम, दुष्परिणाम। फिर एक वर्ड है हार्बर। हार्बर एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में हार्बर का मतलब होता है एक रेफ्यूज, एक पनाह, जहाँ पे आप आते हो और पनाह लेते हो। और वर्ब फॉर्म में हार्बर का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने मन में छुपाए रखना, कंसील करना। जैसे कोई आपके मन में बुरी फीलिंग है, कोई भी सामान है आपने मन में छुपा के रखा है, या वैसे भी अपनी जेब में भी छुपा के रखा है, उसको हार्बर करना बोलते हैं। किसी के लिए फीलिंग है या किसी का कोई सामान है। जैसे पनामा इज़ अ हार्बर ऑफ टैक्स इवेडर्स। पनामा जो शहर है, जो देश है, वो एक हार्बर है, एक पनाह है टैक्स चोरों की। अगर टैक्स चोरी करते हो तो पैसा पनामा में जाके लगा दो। दूसरा तरीका कह रहे, शी हैज़ बिन हार्बरिंग इल विल फॉर हर बेस्ट फ्रेंड आफ्टर द इंसिडेंट। वो पालती आ रही है, हार्बर करती आ रही है, अंदर छुपाए जा रही है खराब भावना को, इल विल को, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इस इंसिडेंट के बाद में। तो अगर नाउन फॉर्म में देखो तो हेवन, रिफ्यूज और असाइलम इसके सिनोनिम है। आज आप रिफ्यूज नाम के या असाइलम नाम के वर्ड को देखोगे। नाउन फॉर्म में छुपाने के लिए, वर्ब फॉर्म में छुपाने के लिए इसके सिनोनिम है कंसील और चेरिश, किसी चीज़ को अंदर छुपाए रखना। फिर एक वर्ड है एडमेंट, बहुत बार हो चुका है। इसका मतलब होता है जिद्दी, ढीठ, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड रिजिड। इसके सिनोनिम है स्टबन, अनयील्डिंग, इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिडेंट बहुत एडवांस वर्ड है, याद रख सको तो। स्टबन एक कॉमन सर्च का सिनोनिम है, आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। एवरीवन रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड एडमेंट। सभी ने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो अपना दिमाग बदल ले, अपना जो है ख्याल बदल ले, लेकिन वो जिद्दी बना रहा, ही रिमेन्ड एडमेंट। फोर्ज एक और वर्ड आप देखने वाले हैं। फोर्ज का मतलब होता है किसी, देखो 3-4 मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग है बहुत एफर्ट्स करके किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी निगोशिएशन को, किसी अलायंस को। समझ में आया? दूसरा इसका जो मीनिंग होता है वो होता है किसी जो है डॉक्यूमेंट के जाली कागजात बनवाना, फोर्ज करना। और तीसरा होता है किसी चीज़ को मार मार के हथौड़े से सही शेप में लाना, वो भी होता है फोर्ज। फोर्ज वर्ड 3 मीनिंग रखता है। समझ में आ गई? आज आप पहला वाला मीनिंग आर्टिकल में देखने वाले हैं। जैसे न्यू दिल्ली हैज़ फोर्ज्ड अलायंसेज विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने फोर्ज किया है, बनाया है बड़ी मुश्किल से, मेहनत करके। और क्या बनाया है? अलायंसेस को, अच्छे रिश्तों को सभी बड़ी पश्चिमी ताकतों के साथ। तो ये पहला मीनिंग हो गया फोर्ज का। इसका सिनोनिम होता है हैमर आउट, थ्रैश आउट, कंस्ट्रक्ट या निगोशिएट। आज आप हैमर आउट जो इसका सिनोनिम है वो देखने वाले हैं। नई दिल्ली हैज़ हैमर्ड आउट, या नई दिल्ली हैज़ थ्रैश्ड आउट, या नई दिल्ली हैज़ फोर्ज्ड, तीनों एक ही बात है। ठीक है? बाकी के 2 मीनिंग भी देख लेना। जैसे ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ फोर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। वो अक्यूज्ड था जाली कागजात बनवाने का, फोर्ज करने का, अपने अंकल के, चाचा के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को। तो ये फॉल्सीफाई करना है, फैब्रिकेट करना भी फोर्ज होता है, डॉक्यूमेंट्स को गलत बनाना। लास्ट वर्ड है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्च का मतलब होता है झुलसा देना। अगर कोई चीज़ स्कॉर्चिंग है ना, वो एक्सट्रीमली हॉट है, आपको झुलसा देगी अपनी गर्मी से, या फिर वो बहुत क्रिटिकल है, कोई ऐसी बात है जो बहुत चुभने वाली है, जो आपको जलाने वाली है अंदर तक। चाहे वास्तव में जलाए बाहर से चमड़ी को, आपकी स्किन को, या अंदर से जलाए आपके मन को, वो स्कॉर्चिंग ही होगी। द कॉमेडियन वॉज फेमस फॉर स्कॉर्चिंग सटायर इन हिज जोक्स। कॉमेडियन जो था फेमस था जला देने वाले सटायर्स की वजह से अपने जोक्स में। बहुत ही क्रिटिकल सटायर, सटायर का मतलब होता है उपहास, बहुत ही क्रिटिकल उपहास जो है टॉन्ट मारता था अपने जोक्स के अंदर, इसके लिए वो फेमस था। स्कॉर्चिंग हीट भी होती है, स्कॉर्चिंग सनलाइट भी होती है, स्कॉर्चिंग, समझ गए ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इसका सिनोनिम है सीयरिंग, स्कॉर्चिंग एंड सीयरिंग। सीयरिंग को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। वर्ड सारी डिटेल में करवा दिए हैं, यही तरीका है इनको समझने का। संडे की संडे इनका रिवीजन किया करो, 1000 वर्ड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें, द अमेरिकन ड्रीम को। अमेरिकन ड्रीम क्या है?
मैं यूएस में जाऊँ, वहाँ जाके बस जाऊँ, नागरिकता मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, फिर वहाँ पे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, किसी लड़की से अमेरिका की शादी कर लूँ, मेरा परिवार बन जाए, सब चीज़ें बहुत अच्छी हों, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल हो, सरकार की तरफ से जीरो करप्शन हो, पीसफुल लाइफ हो। और ये बातें सच भी हैं। यूएस के अंदर आपको ये लाइफस्टाइल मिल सकता है ना। दुनिया में सबसे अच्छा लाइफस्टाइल अगर किसी कंट्री का आप देखोगे, स्टैंडर्ड्स देखोगे, तो यूएस के अंदर आपको सबसे अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा। अब इस अमेरिकन ड्रीम से अट्रैक्ट होकर के होता क्या है, यूएस में बहुत सारे लोग इलीगली हर रोज़ घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूएस की इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के एक बड़ी सख्त पॉलिसी है, और उस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोग बॉर्डर्स पे अपनी जान गंवा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि आपको अपनी पॉलिसी का फेलियर मानना होगा। अमेरिकन ड्रीम को रजिस्ट नहीं किया जा सकता, इसका अट्रैक्शन बना रहेगा दुनिया भर में। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिकल सी फॉरेन पॉलिसी बनाओ, इमिग्रेशन पॉलिसी, जिससे लोग रोज़ बॉर्डर पे जान ना गंवाएं। बस यही आर्टिकल है आज का, यही इसकी समरी है। आज की टोन है राइचस और सजेस्टिंग। सजेस्ट कर रहा है अमेरिका को क्या करना चाहिए, और राइचस का मतलब है क्या सही है और क्या गलत है ना। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। अब इसको स्टोरी की तरह प्रोसेस करना। कह रहा है, इन व्हाट अपीयर्स टू बी द वर्स्ट एपिसोड इन रीसेंट टाइम्स ऑफ माइग्रेंट डेथ्स associated with dangerous border crossings in the USA. The bodies of at least 53 people were recovered from an abandoned tractor trailer in San Antonio, Texas. कह रहे एक ऐसी चीज़ में इनवर्ट जब भी आए तो समझ लेना एक ऐसी घटना में, एक ऐसे वाक्य में, ऐसी एक चीज़ में। कह रहे एक ऐसी चीज़ में, एक ऐसे वाक्य में जो दिखाई देता है, अपीयर होता है। और क्या अपीयर होता है? टू बी द वर्स्ट एपिसोड, सबसे बुरा एपिसोड, सबसे बुरी जो है घटना। और कौन सी घटना सबसे बुरी? आजकल के वक्त में, रीसेंट टाइम्स में। और रीसेंट टाइम्स कौन सा है? माइग्रेंट डेथ्स का। ये वाकया है पूरा का पूरा बाहर से आने वाले लोगों की मौत का। और ये डेथ्स कौन सी हैं? ये वो डेथ्स हैं जो जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड विद हैं बहुत ही खतरनाक बॉर्डर क्रॉसिंग से लेकर के जो होती है अमेरिका के अंदर। बॉर्डर क्रॉसिंग पे बड़ा खतरा होता है, अमेरिका के सोल्जर आपको जो है गोली भी मार सकते हैं, है ना। तो कह रहा है एक ऐसी घटना में जो दिखाई देती है सबसे बुरा एपिसोड आजकल के दिनों में जो है माइग्रेंट की डेथ्स का, और वो डेथ्स जो जुड़ी हुई हैं बॉर्डर को क्रॉस करती हुई डेंजरस बॉर्डर क्रॉसिंग से अमेरिका के अंदर। इस वाक़ये में हुआ क्या? जो बॉडीज़ थी, जो लाशें थी, जो शरीर थे, कम से कम 53 पीपल के वो रिकवर हुए। और कहाँ से? एक अबैंडन ट्रेलर ट्रैक्टर से सैन एंटोनियो नाम के जो है शहर में, टेक्सास जो है इनके राज्य में। समझ में आ गया? बॉडीज़ की वो है वर रिकवर्ड, सेंटेंस ऐसे बना हुआ है, बॉडीज़ को रिकवर किया गया था। अच्छा, इन वट आप समझ गए स्ट्रक्चर क्या होती है। एसोसिएटेड विद यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली डेट्स जो एसोसिएटेड विद हैं, जो जुड़ी हुई है। ये जो आप अपीयर है, सीम है, ये सारी जो लिंक वर्ब्स है ना, लिंक वर्ब्स आप जानते हो, बेसिक्स में कर चुके हो। इनके बाद में टू बी लगाया जाता है। नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, लेकिन टू बी को आप लगा दोगे तो और अच्छा आपका सेंटेंस दिखाई देगा। सीम्स टू बी, अपीयर्स टू बी, इसीलिए अपने ऐसा लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिपोर्ट्स सजेस्टेड दैट द माइग्रेंट्स hailing from Mexico, the Honduras, Guatemala and El Salvador died from the extreme temperatures inside the truck amidst a lethal heat wave. रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं कि ये जो माइग्रेंट्स थे जो हेल फ्रॉम करते थे, हेल फ्रॉम करने का मतलब है कहाँ से आप आते हो, कहाँ के आप नेटिव हो। कह रहे ये जो माइग्रेंट्स थे, जो नेटिव थे, जो सिटीजन्स थे, हेल फ्रॉम करते थे, एक तो मैक्सिको से, एक हॉन्डुरस से, एक ग्वाटेमाला से और एक एल सल्वाडोर से। कह रहे ये सारे माइग्रेंट्स जो हैं डाई फ्रॉम हो गए, इनकी मौत हुई है बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से इस ट्रक के अंदर। और ये कब हुआ सारा काम? बीचों बीच एक मारक, एक लीथल, एक डेडली हीट वेव के, एक लू की लहर के। तो टेक्सास में लू की लहर चल रही है, बहुत ही डेडली लहर है, और ये ट्रेलर ट्रैक्टर के अंदर थे सारे माइग्रेंट्स। अंदर इतनी गर्मी हो गई कि सारे के सारे जो हैं अंदर इनकी जान निकल गई। रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्टेड, माइग्रेंट्स की वर्ब है डाइड। हेल फ्रॉम करने का मतलब होता है कहीं से आना, कहीं का नेटिव होना। इसको कम फ्रॉम या बिलोंग टू भी कहते हैं। जैसे आप इंडिया से आते हो ना, तो आप बोल सकते हो आई हेल फ्रॉम इंडिया। जैसे आप मान लो यूके से आते हो, आप उत्तराखंड से आते हो, आप जो है यूपी से आते हो, जो जहाँ से भी आते हो आप हेल फ्रॉम या कम फ्रॉम लिख सकते हो। ध्यान दे लेना, हेल फ्रॉम का हेल स्टॉर्म नाम के वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। हेल का मतलब होता है ओले,
जो बाहर से ऊपर से गिरते हैं ना उसको बोलते हैं ओले। अगर ओलावृष्टि हो रही है आज, ओले गिर रहे हैं, तो आप बोल सकते हो वी आर एक्सपीरियंसिंग अ हेल टुडे। और हेल स्टॉर्म भी बोल दो या हेल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। हेल और हेल स्टॉर्म एक ही बात है, ओलावृष्टि को ओला गिरने को बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डाई, अगर आप किसी बीमारी से होते हैं तो डाई ऑफ, अगर मान लो कोई आदमी किसी बीमारी से मर रहा है, कोविड से, चिकनगुनिया से, चेचक से, है ना, तो डाई ऑफ। अगर किसी इनडायरेक्ट कोज से मर रहे हो तो डाई फ्रॉम। और अगर किसी इंसिडेंट में किसी की डेथ हो रही है, किसी एक्सीडेंट में, किसी क्राइसिस में, तो डाई इन, है ना, डाई इन द एक्सीडेंट, डाई इन द जो है क्राइसिस। तो ऑफ, फ्रॉम और इन तीनों डाई के बाद में लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द ग्रीम एपिसोड हाईलाइट्स येट अगेन द पेरिल्स फेस्ड बाय दोज seeking asylum or better economic prospects in the US, who come up against the country's immigration policies, which are yet very much a work in progress. करे ये जो ग्रीम एपिसोड है, एपिसोड समझ गए ना, घटना है, और ग्रीम का मतलब है उदासी भरा, डिसअपॉइंट करने वाला, सैड बनाने वाला। करे ये जो बड़ी शौकपूर्ण घटना है, ये हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है, रोशनी डालती है, फिर एक बार येट अगेन उन सभी पेरिल्स पे, सभी डेंजर्स पे, सभी खतरों पे जो फेस किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा, बाय दोज, वो लोग जो सीख करते हैं, कोशिश करते हैं पाने की असाइलम को। असाइलम का मतलब होता है पनाह, शेल्टर, रिफ्यूज, और या फिर ज़्यादा अच्छे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को, ज़्यादा अच्छे आर्थिक संभावनाओं को अमेरिका के अंदर। और ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कम अप अगेंस्ट होते हैं, जो विरोध में जाते हैं, उल्टे चले जाते हैं, ओपोजिशन में चले जाते हैं इस कंट्री की, यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के। यूएस कहता है कि इमिग्रेट नहीं करोगे बिना हमसे पूछे, लेकिन ये बिना पूछे यूएस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और कौन सी इमिग्रेशन पॉलिसी है? ये वो पॉलिसीज़ हैं जो अभी तक बहुत हद तक वेरी मच एक वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अभी ठीक से नहीं बनी है। इन पे अभी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी ढंग की एक प्रैक्टिकल सी पॉलिसी यूएस को बनाना बाकी है। आ गया सेंटेंस समझ में? एपिसोड जो है घटना हाईलाइट करती है उन खतरों को जो फेस किए जाते हैं उन लोगों के द्वारा, या तो जो अमेरिका में असाइलम लेने आते हैं, पनाह लेने आते हैं, और या फिर कमाने आते हैं, बेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से अमेरिका में आते हैं। और ये वो लोग हैं जो कम अप अगेंस्ट होते हैं, जो खिलाफ चले जाते हैं अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी के, चुपचाप अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। और ये वही पॉलिसीज हैं जिनको अभी ठीक से बनाया जाना बाकी हैं, अभी तक वेरी मच वर्क इन प्रोग्रेस है। एपिसोड की वर्ब है हाईलाइट्स, हु आया इन लोगों के लिए, दोस्त के लिए, हु की वर्ब है कम अप अगेंस्ट। इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए हमने लगाया है विच को, है ना। विच क्या है? इमिग्रेशन पॉलिसीज की बात हो रही है, तो विच की वर्ब है आर प्लूरल। और देखने वाली चीज़ क्या है? असाइलम मतलब रेफ्यूज, शेल्टर, पनाह, कहीं पे आपको शरण मिल जाए उसी को बोलते हैं असाइलम। पेरिल मतलब खतरा, इसको जॉपर्डी, हैजर्ड या डेंजर भी बोलते हैं खतरे को। प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, लाइकलीहुड, किसी काम को करने का आपका, समझ गए ना। प्रॉस्पेक्ट बड़े अच्छे होते हैं यूएस में, इकोनॉमिक, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, खूब सारा पैसा होगा। आगे कह रहा है ऑन द अदर हैंड द लेटेस्ट क्राइसिस अंडरस्कोर्स द सीरियस लैक्यूने इन बॉर्डर पॉलिसी एनफोर्समेंट। कह रहा है वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ ऑन द वन हैंड जो लेटेस्ट क्राइसिस है, जो अभी अभी हमने देखा है ये एपिसोड जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई। कह रहे इस ये क्राइसिस अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है, प्रकाश डालता है बहुत ही गंभीर लैक्यूने पे, कमियों पे। लैक्यूने मतलब कमियां, और किसमें? बॉर्डर पॉलिसी की इन्फोर्समेंट में, जिस तरीके से अमेरिका अपनी बॉर्डर पॉलिसी को एनफोर्स करता है, अमल में लाता है। तो एक तरफ तो ये पूरा इंसिडेंट जो है अमेरिका की गलती को दर्शाता है। लेटेस्ट क्राइसिस की वर्ब है अंडरस्कोर्स, लैक्यूने का मतलब होता है कमियां, इन्फोर्समेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन। लैक्यूना वर्ड को देख लेना, शॉर्ट कमिंग या कमी को बोलते हैं, इसका प्लूरल है लैक्यूने। आप इसके आगे एक ई लगा देना तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में 3-4 मैंने आपके सामने लिख दिए, जैसे फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला प्लूरल बनाना हो तो इसके आगे आप ई लगा दें, इसको बोलते हैं फॉर्मूले। जैसे फौना है, फौना मतलब किसी एरिया के अंदर जो एनिमल लाइफ है, किसी एरिया में जो जीव जंतु रहते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं फौना। तो फौना का अगर प्लूरल बनाना हो तो आप बना देंगे ऐसे ई लगा के, ठीक है ना। वैसे सुपरनोवा आप जानते हैं, ब्लैक होल, सुपरनोवा, इनका भी प्लूरल ऐसे ही बनाया जा सकता है, सुपरनोवा के आगे ई को अटैच करके। याद रखना इन सभी वर्ड्स को। ये फॉर्मूला और लैक्यूने आपको बहुत बार मिलेंगे, आज के क्विज में भी यूज़ करेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिस्पाइट द सीरिंग समर बॉर्डर क्रॉसिंग्स इन दिस रीजन हैव रिमेन्ड स्टबनली हाई ओवर द पास्ट 2 years। कह रहा है डिस्पाइट बावजूद, झुलसा देने वाली गर्मी के,
सीरिंग समर के, समर मतलब एक, समर तो मतलब गर्मियों का सीजन, सीरिंग स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाला। तो बावजूद झुलसा देने वाली गर्मियों के बॉर्डर क्रॉसिंग जो है इस रीजन में वो रिमेन हुई हैं, रह चुकी हैं जिद्दी तौर पे बहुत ही ज़्यादा स्टबनली हाई। और कब? पिछले 2 सालों के दौरान। गर्मी में, झुलसाने वाली गर्मी में भी लोग यूएस में घुस रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं भूख प्यास की वजह से। बॉर्डर क्रॉसिंग्स की वर्ब है हैव रिमेन्ड, स्टबनली मतलब जिद्दी तौर पे, एडमेंटली, इंट्रांसिजेंटली, ये वर्ड देख चुके हो ना, स्टबन जिद्दी को बोलते हैं। सीरिंग मतलब झुलसा देने वाला, या इसको आप स्कॉर्चिंग भी बोल सकते हैं। अब बताएगा पिछले 2 सालों में कितने लोग अमेरिका में घुसे हैं। करें इन मई 2020 द यूएस बॉर्डर पेट्रोल encountered 23,237 migrants, where in May 2022 that number was 2,39,146, said to be more than in any single month in the past 3 years. कह रहे मई 2020 में यूएस बॉर्डर पेट्रोल ने एनकाउंटर किया इतने सारे इमिग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स को। ये वो हैं जो पकड़े जाते हैं, जो अंदर घुस गए ना चुपचाप, उनका तो पता ही नहीं हमें। तो इतने लोगों ने, यूएस की बॉर्डर पेट्रोल ने इतने लोगों को पकड़ा, जबकि मई 2022 में ये आंकड़ा था 2,39,000 का। तो एक महीने में भी 2.5 लाख लोग अमेरिका में इलीगली घुसते हुए पकड़े जाते हैं। ये आंकड़ा जो है ना, सेड टू बी है, कहा जाता है ज़्यादा है, ये मोर देन है किसी भी सिंगल मंथ से पिछले 3 सालों के अंदर। बॉर्डर पेट्रोल की वर्ब है एनकाउंटर्ड, नंबर की वर्ब है वॉस, वेयर एस मतलब वहीं दूसरी तरफ। चलिए, कह रहा मैक्सिकन, इवन वर्स, मैक्सिकन ऑफिशियल्स हैव कंफर्म्ड दैट द ट्रक पास थ्रू अ फेडरल इमिग्रेशन चेक पॉइंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द यूएस एंड येट वॉज नॉट इंस्पेक्टेड। कह रहा इससे बुरी चीज़ ये है कि मैक्सिकन ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया है कि ये ट्रक जो है पास थ्रू हुआ, ये निकला, गुजरा एक फेडरल इमिग्रेशन चेक पॉइंट से। फेडरल मतलब केंद्र सरकार का, इमिग्रेशन आप जानते हैं, चेक पॉइंट क्या होता है, जो होती है ना मतलब चेक करने वाला पॉइंट। करे ऐसा इन्होंने बताया कि यूएस के चेक पॉइंट से ये ट्रक गुजरा भी था और विद इन द टेरिटरी ऑफ यूएस, यूएस की टेरिटरी के अंदर ही। फिर भी इसको इंस्पेक्ट नहीं किया गया, इस ट्रक में झांक के नहीं देखा गया कि क्या इसके अंदर है। ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव कंफर्म्ड, ट्रक की वर्ब है पास्ट और वॉज नॉट इंस्पेक्टेड पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव में, ये पैसिव में। करे विद अप्रॉक्सीमेटली 20,000 ट्रक्स पासिंग थ्रू द commercial corridor from Laredo to San Antonio every day and even more across US-Mexico border crossing routes overall, there is a woeful shortage of manpower and surveillance systems. कह रहा है इस चीज़ के साथ ही विद लगभग 20,000 ट्रक्स के पास थ्रू होने के, गुजर जाने के कमर्शियल कॉरिडोर से जो है लैरेडो से सैन एंटोनियो तक हर रोज़। कह रहे इस 20,000 ट्रकों के हर रोज़ गुजरने के साथ ही, और यहाँ तक कि और भी ज़्यादा जो है यूएस मैक्सिको क्रॉसिंग रूट पे ओवरऑल कुल मिलाकर के। कह रहा अगर इतने ट्रक्स रोज़ गुजरेंगे ना, इस चीज़ के साथ ही बहुत ही ज़्यादा वोफुल शॉर्टेज है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल शॉर्टेज है। वोफुल मतलब मिजरेबल या खस्ता हाल। तो खस्ता हाल शॉर्टेज है, एक तो लोगों की यानी कि मैन पावर की, दूसरा सर्वेलेंस सिस्टम की, ऐसे सिस्टम जो सर्वेलेंस कर सकें। इतने सारे ट्रक्स गुजरते हैं कि ना इतने आदमी हैं, ना इतना सिस्टम है कि रोज़ उनमें घुस के देखा जा सके किस ट्रक में क्या है। शॉर्टेज की वर्ब है इस, वो फुल आपको बता दिया, खस्ता हाल या मिसरेबल। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, इसमें बताएगा पॉलिसी फेलियर्स क्या है यूएस का। कह रहा है नेवरदलेस इट इज़ द बिगर क्वेश्चंस बिहाइंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इनटू द यूएस एंड इट्स फॉल आउट एज शोन अबव दैट आर ट्रबलिंग। कह रहा है नेवरदलेस इन सब चीज़ों के बावजूद, जो ऊपर आपको बताया है ना, इतने ट्रक्स गुजरते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, इतने लोग हर साल घुसते हैं हर महीने, कह रहे इन सब चीज़ों को छोड़ दो। कह रहे बावजूद इनके ये जो बड़े सवाल है ना, इट इज़ द बिगर क्वेश्चंस, और किसके पीछे, बिहाइंड जो है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन के जो यूएस के अंदर होता है, और इसकी फॉल आउट के पीछे, इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणामों के पीछे, जैसा कि ऊपर आपको भी बताया है। कह रहा है अगर इसके इन सब चीज़ों को छोड़ भी देना, तो बावजूद इनके ये सारे के सारे जो है बड़े क्वेश्चंस ये हैं दैट आर ट्रबलिंग, ये सब के सब बड़ी ट्रबल करने वाले हैं। इनसे भी बड़े सवाल अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे, ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं। आ रही बात समझ में, इट इज़ द बिगर क्वेश्चंस दैट आर ट्रबलिंग। अब ये क्वेश्चंस के लिए आया है दैट, है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस के लिए एक एडजेक्टिवल फ्रेज था, इसको क्वेश्चंस के साथ में अटैच करना जरूरी था, इसके लिए इसको साथ में लिखा गया है। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट क्वेश्चंस के लिए आया है। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है आर। नेवरदलेस मतलब डिस्पाइट एवरीथिंग, इन सब चीज़ों के बावजूद। कह रहे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हैव लॉक्ड हॉर्न्स ओवर कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म in a multitude of negotiations
एंड अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ बिल्स प्रपोज्ड इन कांग्रेस। कह रहे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं जो दो पार्टीज़ हैं यूएस में, इन्होंने लॉक कर दिया है हॉर्न्स को। लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हो जाना, आपस में झगड़ा करना, एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हो जाना। तो ये दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हो चुके हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म को लेकर के, इमिग्रेशन पॉलिसी में एक डिटेल्ड या कॉम्प्रिहेंसिव सुधार को लेकर के, और कैसे बहुत सारी निगोशिएशंस में और कई सारे हंड्रेड्स ऑफ बिल्स में, कानूनों में जो प्रपोज किए गए हैं कांग्रेस के अंदर। तो जब भी कोई निगोशिएशन या कानून आता है ना, ये दोनों गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। रिपब्लिकन बोलते हैं कि एक भी आदमी यूएस में नहीं घुसने देंगे, हमारा कंट्री है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, बाहर से क्यों कोई आएगा। और डेमोक्रेट बोलते हैं कि चलो गरीब लोग हैं, बाहर से आते हैं तो इनको धीमे धीमे अपने यूएस में सेटल कर सकते हैं। तो ये आपस में लॉक हॉर्न करने वाली पार्टीज हैं। अब ये लॉक हॉर्न एक ईडियम होती है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। जब दो जानवर आपस में लड़ते हैं तो इस तरीके से सींग जो है ना इनके लॉक हो जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं गुत्थम गुत्थी करना या लॉक ऑन होना। कह रहा है येट देयर इज अ फंडामेंटल अनविलिंगनेस टू फाइंड बाईपार्टिसन सॉल्यूशंस फॉर इमिग्रेशन पॉलिसी इन द वे दैट द बाईपार्टिसन सेफर कम्युनिटी एक्ट केम आउट ऑफ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड नाउ ऑफर्स अ ग्लिमर ऑफ होप टुवर्ड्स कंटेनिंग गन वायलेंस। कह रहा है येट फिर भी एक फंडामेंटल अनविलिंगनेस है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, अनविलिंगनेस मतलब झिझक, किसी काम को ना करने की कोशिश। कह रहे फिर भी बेसिक सी झिझक वहाँ बनी हुई है, अनविलिंगनेस या रिलक्टेंस बनी हुई है, जो है फाइंड करने की बाई पार्टीसन सोल्यूशंस को, ऐसे सॉल्यूशंस को फाइंड करने की जो दोनों पार्टियों से मिल करके बने, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, बाई पार्टीसन हो, और किसके लिए, इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए। और कह रहे जैसे कि बना था, जिस तरीके से बना था, इन द वे दैट जो है सेफर बाई पार्टीसन कम्युनिटी एक्ट है, जो केम आउट ऑफ हुआ था, निकल करके आया था एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से, एक सहयोग वाली कोशिश से, और जो अब ऑफर करता है एक ग्लिमर ऑफ होप को, आशा की एक किरण को, और किसकी तरफ, कंटेन करने की तरफ, कंट्रोल करने की तरफ, गन वायलेंस को। तो जिस तरीके से ये हुआ था ना, सेफर कम्युनिटी एक्ट को दोनों पार्टीज ने मिलकर बनाया है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में, और इस एक्ट की वजह से अब गन वायलेंस को कम करने के थोड़ी हमें आशाएं दिखाई देती हैं। उस तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई भी बाईपार्टीसन सोल्यूशन फाइंड करने का विलिंगनेस दिखाई नहीं देता है, फंडामेंटल अनविलिंगनेस है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में आने को तैयार नहीं है। अनविलिंगनेस की वर्ब है इज, फंडामेंटल मतलब बेसिक। एक्ट्स के आगे हमेशा आप द लगाते हैं, सरकारी एक्ट्स के आगे है ना, द एक्ट, द बाई पार्टीसन सेफर कम्युनिटीज एक्ट। इस एक्ट की वर्ब है कम आउट ऑफ। कम आउट ऑफ मतलब निकल करके आना। इसकी दूसरी वर्ब है ऑफर्स। यही एक्ट जो है कम आउट ऑफ हुआ था और अब ऑफर करता है। ग्लिमर ऑफ होप जानते हैं आप, ग्लिमर वर्ड मतलब हल्की सी रोशनी, फ्लैश या ट्विंकल। चलिए आगे बढ़े। अनविलिंगनेस को रिलेक्टेंस, हेजिटेंसी, डिफिडेंस, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। कह रहे वाइल डेमोक्रेट्स have dug in their heels on subjects such as path to citizenship for law-abiding undocumented workers in the US who meet certain conditions, including deferred actions for childhood arrivals, Republicans have tended to focus more on keeping undocumented migrants out at the border. अब बता रहे हैं इन दोनों का आपस में झगड़ा क्या है पार्टीज का। जहां डेमोक्रेट्स जो हैं, जो बाइडन की पार्टी के जो लोग हैं, कह रहे हैं उन्होंने डिग इन कर दिया अपनी हील्स को। डिग इन हील्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपना माइंड जो है चेंज करने को मना बोल देना, अड़ जाना, किसी चीज़ पे स्टबन हो जाना। तो कह रहे हैं जहाँ डेमोक्रेट्स भी ढीठ हो गए हैं, जिद्दी हो गए हैं, इस चीज़ को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और किस चीज़ को लेकर के, उन सब्जेक्ट्स को लेकर के जो हैं, जैसे कि पाथ टू सिटीजनशिप पाने का रास्ता, और किसके लिए, लॉ अबाइडेड अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स के लिए। ऐसे वर्कर्स जो यूएस में इलीगली घुसे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन लॉ अबाइडिंग है, लॉ को फॉलो करते हैं, कोई भी वहाँ पे गलत काम नहीं करते हैं। और कहाँ पे, जो वो लोग जो मीट भी करते हैं सर्टेन कंडीशंस को, कुछ कंडीशंस को भी मीट करते हैं। तो डेमोक्रेट्स बोलते हैं कि इन लोगों को तो हम जो है सिटीजनशिप जरूर देंगे, इन लोगों को यूएस का सिटीजन बनाएंगे। और कह रहा है जिसमें शामिल है डिफर्ड एक्शन जो है चाइल्डहुड अराइवल्स के लिए। डिफर्ड एक्शन एक पॉलिसी है यूएस की। अगर कोई छोटा बच्चा यूएस में इलीगली मिले तो यूएस में उसको रहने की जगह भी दी जाएगी, उसको डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, साथ में उसको काम भी दिया जाएगा जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। तो डिफर्ड एक्शन है, इन पे 18 साल होने तक एक्शन को डिफर किया जाता है, इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं जहाँ पे जो बाइडन की पार्टी के लोग इन चीज़ों पे अड़े हैं,
वहीं पे ट्रंप की पार्टी के जो लोग हैं रिपब्लिकन्स, वो टेंड टू फोकस करते हैं, उनकी आदत है फोकस करना इस चीज़ पे, टेंड टू है वो कि ज़्यादा फोकस करेंगे कीप करने पे, बनाए रखने पे इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को बॉर्डर के बाहर ही। रिपब्लिकन्स बोलते हैं ये आते क्यों हैं अंदर, हम तो इनको रहने नहीं देंगे। और ये डेमोक्रेट्स क्या बोलते हैं कि इनको तो जो अंदर आ चुके हैं ना और ठीक तरीके से रह रहे हैं, इनको हम सिटीजनशिप दे देते हैं ताकि ये लोग अच्छे से रह सकें, है ना। डेमोक्रेट्स का वोटर बेस्ड है इलीगल माइग्रेंट्स, इस वजह से डेमोक्रेट्स जो है इलीगल माइग्रेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं यूएस में, ये इनका वोटर बेस होता है। डेमोक्रेट्स की वर्ब है डिग इन, हैव डग इन। हु की वर्ब है मीट। डिग इन हील्स का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टू चेंज योर माइंड, किसी मामले पे अड़ जाना। लॉ अबाइडिंग मतलब लॉ को फॉलो करने वाला। रिपब्लिकन्स की वर्ब है हैव टेंडेड टू। टेंड टू मतलब किसी काम को करने की आपकी जो है प्रवृत्ति होना, आदत होना। कह रहा द प्रॉब्लम विद देयर रिफ्यूजिंग टू हैमर आउट compromise solutions is that the resultant failure to evolve a well-funded yet enlightened immigration policy leads to avoidable deaths of the kind seen in San Antonio। कह रहा अब इनकी लड़ाई की झगड़े की जो है प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है। कह रहा प्रॉब्लम जो है ना इन लोगों के रिफ्यूज़ कर देने को, इन लोगों के मना कर देने को, और किस चीज़ को, हैमर आउट करने को, निगोशिएट करने को, एक ऐसे कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशंस को। कह रहा है वो प्रॉब्लम है कि दैट वो ये कि इससे होने वाला जो फेलियर है ना, इन लोगों का जो आपस में बात ना करना, और इससे होने वाली जो नाकामयाबी है और जो फेलियर है इवॉल्व करने का, डेवलप करने का, एक अच्छे तरीके से फंडेड और एक एनलाइटेंड, फंडेड भी हो और फिर भी एनलाइटेंड भी हो। एनलाइटेंड मतलब वाइज हो, इंसाइटफुल हो, क्लियर हो इमिग्रेशन पॉलिसी। कह रहा है ये फेलियर लीड कर जाता है अवॉइडेबल डेथ्स की तरफ, ऐसी डेथ्स जिनको अवॉइड किया जा सकता था, और उसी तरह की ऑफ द काइंड, उसी तरह की जो सीन देखा गया है सैन एंटोनियो में अभी हाल में। थोड़ा लंबा और अजीब सा सेंटेंस है, फिर से बता देता हूँ मैं। जो समस्या है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के रिफ्यूज़ कर देने से, और रिफ्यूज़ल है इनको कि हैमर आउट नहीं करेंगे किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ सॉल्यूशंस को, तू तेरी जगह अड़ा रहा है, मैं मेरी जगह अड़ा रहूँगा। कह रहा है जो प्रॉब्लम है ना इनके इस रिफ्यूज़ल से, वो प्रॉब्लम ये है दैट कि इनसे जो रिजल्टेंट फेलियर हो रहा है एक पॉलिसी को डिज़ाइन करने का जो वेल फंडेड भी हो और वेल इन्फॉर्म्ड भी हो, जो लोगों की बात को समझे भी और जो ठीक तरीके से उसमें फंड्स भी हों। कह रहा है ये जो फेलियर है ना ऐसी पॉलिसी बनाने का, ये लीड टू कर जाता है ऐसी मौतों की तरफ जिनको अवॉइड किया जा सकता था, बिल्कुल ठीक उसी तरह की जैसे अभी अभी हमने सैन एंटोनियो में देखा है। अगर एक क्लियर सी पॉलिसी हो तो ये लोग ट्रेलर के अंदर ना मरे, है ना, ये लोग बाहर निकलें, खुली हवा में सांस लें, कम से कम गर्मी की वजह से किसी की मौत ना हो। अब ये डर के मारे क्या है, ट्रैक्टर के अंदर छुपे रहते हैं, ट्रेलर के अंदर, बाहर निकलेंगे तो यूएस में हमें गोली मार दी जाएगी, है ना। तो प्रॉब्लम की वर्ब है इस, फेलियर की वर्ब है लीड्स टू। हैमर आउट करना मतलब किसी चीज़ को निगोशिएट करना बहुत ही मेहनत से, बहुत एफर्ट्स डाल के। और कुछ देखने वाला है इसमें, एनलाइटेंड मतलब वेल इन्फॉर्म्ड, क्लियर और वाइज। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे देयर वाला, देयर रिफ्यूजिंग, ये आपको बाद में करवाता हूँ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं अपने, है ना। कह रहा है वेन एवर या वट एवर दे सीड और डू नॉट सीड पॉलिटिकली टू लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स मस्ट रियलाइज that there is no resisting the melting pot effect coterminous with the US's social and economic progress। इतना ही पढ़ेंगे, बहुत लंबा सेंटेंस है। कह रहे चाहे जो भी चीज़ वो सीड करते हैं या सीड नहीं करते हैं, सीड का मतलब होता है सरेंडर करना, किसी दूसरे की बात के सामने हथियार डाल देना। कह रहे जिस भी चीज़ के सामने वो हथियार डालते हैं या नहीं डालते हैं, पॉलिटिकली, सियासी तौर पे, राजनीतिक तौर पे, और किसके सामने, लिबरल्स के सामने। लिबरल्स कौन है, डेमोक्रेट्स, यहाँ पे बात हो रही है रिपब्लिकन्स की। कह रहा है रिपब्लिकन जो भी हथियार डालते हैं या नहीं डालते हैं लिबरल्स के सामने, जो रिपब्लिकन्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो रूढ़िवादी हैं, ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि देयर इज़ नो रजिस्टिंग, कोई भी रजिस्ट नहीं कर सकता। रजिस्टिंग है ही नहीं, रजिस्टिंग मतलब किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ की तरफ ध्यान ना देना। कह रहा है कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, देयर इज़ नो रजिस्टिंग। और किस चीज़ को, मेल्टिंग पॉट इफेक्ट को। मेल्टिंग पॉट इफेक्ट और अमेरिकन ड्रीम इफेक्ट एक ही है। ये अमेरिका जो एक मेल्टिंग पॉट की तरह है, एक मिट्टी के घड़े की तरह है जो मेल्ट हो रहा है, इसमें जो भी चीज़ मिलाओगे वो इसके अंदर मिल जाएगी, जो भी लोग अमेरिका में आएंगे अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। मेल्टिंग पॉट इफेक्ट। कह रहा है कोई भी आदमी रेसिस्ट नहीं कर सकता अमेरिका के ड्रीम को, मेल्टिंग पॉट इफेक्ट को। और वो इफेक्ट जो कॉटरमिनस है, जो पैरेलल है, जो कनेक्टेड है, जो जुड़ा हुआ है अमेरिका के सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, सामाजिक और आर्थिक जो है यहाँ पे प्रोग्रेस होती है। तो इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा कंजर्वेटिव्स को कि लोग अमेरिका में घुसना बंद नहीं करेंगे, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है।
और कह रहा है एंड फॉर दैट प्रोसेस टू वर्क स्मूथली द यूएस मस्ट रैशनली एंड ह्यूमनली मैनेज द इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स अक्रॉस इट्स सदर्न बॉर्डर। और कह रहे हैं इस प्रोसेस के स्मूथली वर्क करने के लिए, ठीक तरीके से काम करने के लिए अमेरिका को एक तो रैशनली, एक तो लॉजिकली और दूसरा ह्यूमनली, मानवीय तौर पे मैनेज करना पड़ेगा इनफ्लो को इन माइग्रेंट्स के जो सदर्न बॉर्डर से आते हैं। तो ये मत बोलो हम किसी को नहीं घुसने देंगे। आपका इतना अच्छा लाइफस्टाइल है कि आप कुछ भी कर लो, ये तो घुस के ही मानेंगे। अगर ये घुस गएंगे प्यार से तो प्यार से घुस जाएंगे, नहीं तो ये मर जाएंगे बॉर्डर पे। तो आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कंजर्वेटिव्स को, इस चीज़ को, ट्रम्प की पार्टी के लोगों को, कि अगर आपको ठीक तरीके से इस पूरी प्रोसेस को काम करवाना है तो आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे ये चीज़ें लॉजिकली और ह्यूमनली मैनेज हों। गुस्से में आकर के ऐसी पॉलिसी मत बनाओ जिससे इन लोगों की जान निकले। समझ में आया? दे की वर्ब है सीड और डू नॉट सीड। सीड टू का मतलब होता है किसी के सामने सरेंडर करना, यील्ड करना, घुटने टेकना। कंजर्वेटिव्स की वर्ब है मस्ट रिलीज। इस जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है रेजिस्टिंग, देर से क्लोज शुरू हुआ ना, तो रेजिस्टिंग की वर्ब है इज। रेजिस्टिंग एक एक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो रेजिस्टिंग द मेल्टिंग पॉट इफेक्ट। आ रही बात समझ में? देर इज नो रेजिस्टिंग वट द मेल्टिंग पॉट इफेक्ट। बिना किसी प्रपोजिशन के इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जीरन ने। कॉटरमिनस का मतलब होता है कनेक्टेड या पैरेलल। इसको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ, बहुत ही नया वर्ड है आपके लिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जो जितना आप वर्क डाल रहे हो, जितने मेहनत डाल रहे हो अपनी मेहनत में, अपनी स्टडीज़ में, वो बिल्कुल बराबर है, पैरेलल है, कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है आपके ओवरऑल स्कोर से। ज़्यादा मेहनत करोगे तो स्कोर ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट इन योर स्टडीज़ इज़ कॉटरमिनस विद योर ओवरऑल स्कोर। इस तरीके से आप कॉटरमिनस नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। वैसे ही एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज कॉटरमिनस विद रिडक्शन इन पॉवर्टी। एक इजाफा जो है पर कैपिटा इनकम में वो जुड़ा हुआ होता है, पैरेलल होता है, कनेक्टेड होता है रिडक्शन से, उस कमी से जो आती है पॉवर्टी में यानी गरीबी में। तो नया फ्रेज है, इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। चलो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पीछे रह गया था ग्रामर का, 2 मिनट में इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जेरेंट का सब्जेक्ट जो है हमेशा पजेसिव फॉर्म में होगा। और किस फॉर्म में? पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में। जैसे डू यू हैव अ प्रॉब्लम या एनी प्रॉब्लम विद ड्राइविंग योर कार। क्या तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है मेरे तुम्हारी कार को ड्राइव करने से? मैं तुम्हारी कार को चलाऊं तो तुम्हें क्या उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पे मुझे मी लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी बात करनी है। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो इस जेरेंट का सब्जेक्ट जो है यू ही बन गया। आ रही है बात समझ में? डू यू हैव प्रॉब्लम विद ड्राइविंग योर कार। क्या तुम्हें अपनी कार चलाने से कोई प्रॉब्लम है? तो ये ड्राइविंग जो जेरेंट है ना, ये सब्जेक्ट ले लेगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट को सेंटेंस के। हमें इसको सब्जेक्ट देना है इसका अलग से। कार मैं चलाऊंगा, तुम नहीं चलाओगे, तो मुझे यहाँ पे मी लिखना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मी। लेकिन ध्यान दे लेना, जेरेंट को जब भी सब्जेक्ट दोगे अलग से वो पजेसिव फॉर्म में होगा। मी यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे माई। जेरेंट को जब भी सब्जेक्ट देंगे अलग से वो सब्जेक्ट हमेशा पजेसिव फॉर्म में होगा। वैसे ही रशिया अटैकिंग यूक्रेन हैज़ पुश्ड यूरोप टू अ डेडली वॉर। रशिया का यूक्रेन को जो अटैक करना है, इस काम ने पूरे यूरोप को एक डेडली वॉर में पुश कर दिया है। अब देखो, रशिया का काम करना है अटैक करने का, रशिया का अटैक करना है, तो रशियाज लिखूंगा मैं, इसका पजेसिव बनाऊंगा। जेरेंट का जब भी सब्जेक्ट लिखोगे वो पजेसिव फॉर्म में होगा। द प्रॉपर्टी वॉज ट्रांसफर टू हिज सन विद हिम साइनिंग हिज विल। प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दी गई उसके बेटे को, उसका अपनी विल को साइन करते ही। विल का मतलब होता है वसीयत, अपनी वसीयत को साइन करते ही। अब देखो, उसके अपनी वसीयत को साइन करते ही, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है साइनिंग, और यहाँ पे आप रखोगे हिम की जगह पे हिज, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव को, विद हिज साइनिंग द विल। समझ में आ गया ना? तो यही तरीका यहाँ पे हुआ है। रिफ्यूजिंग से पहले देर रखा गया है, विद देर रिफ्यूजिंग टू हैमर आउट। जेरेंट का सब्जेक्ट हमेशा पजेसिव रखें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका पजेसिव नहीं बन सकता, जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है ना नॉन ह्यूमन, तो वहाँ पे आप पजेसिव ना भी रखें, वहाँ पे सिर्फ उसको नॉर्मल केस में रख सकते हैं। चलो 6 क्वेश्चन है अपने सामने। अगर ऊपर से ओले गिरें, आइस पैलेट्स गिरें, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ओलों के लिए मैंने आपको सही वर्ड बताया हुआ है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं जो एरर्स के। द यूएस नीड्स टू डिवाइस अ प्रैक्टिकल फॉर्मूले टू चेक द इलीगल इमिग्रेशन एंड प्रिवेंट बॉर्डर स्टेट्स बिकमिंग सेफ हेवंस टू जो है ह्यूमन ट्रैफिकर्स। तो पहली एरर तो आपको इस वर्ड में मिलेगी, इसको चेक कर लेना।
इस हेवन में और इस हेवन में क्या फ़र्क होता है आपको पता लगना चाहिए। डिक्शनरी खोलो, ये है हेवन और एक वर्ड है हेवन, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। और दूसरा इसमें एरर मिलेगी आपको इस वर्ड में फॉर्मूले में। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल का, तो यहाँ पे ए लगा हुआ आर्टिकल, इसके हिसाब से कौन सा वर्ड यूज़ होगा इसको देख लो। फर्स्ट में आपसे पूछा है यूएस के बॉर्डर माइग्रेंट क्राइसिस जो है इसके मेन प्राइमरी जो है कॉजेज क्या हैं। पहला है येट टू बी रिफॉर्म्ड इमिग्रेशन पॉलिसी, दूसरा इररेजिस्टिबल अमेरिकन ड्रीम, तीसरा शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड सर्वेलेंस सिस्टम एट बॉर्डर चेक पॉइंट्स। अगर आर्टिकल ध्यान से आपने पढ़ा है तो तीनों ही रीजंस हैं। इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, ये भी रीज़न है। अमेरिकन ड्रीम मेल्टिंग पॉट इफेक्ट को भी लोग रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यूएस में घुसना चाहते हैं, ये भी रीज़न है। और इनके पास मैन पावर की शॉर्टेज है, सर्वेलेंस सिस्टम भी इनके पास कम है, ये भी रीज़न है। आंसर बनेगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑल ऑफ अबव आएगा। लास्ट में 2 ऑप्शन हैं आपके पास, 2 क्वेश्चन हैं। पहले में आपसे पूछा है प्रॉमिसिंग नाम के जीरेंड को सब्जेक्ट कैसा दोगे, तो अभी आपको मैंने करवा दिया था जीरेंड का सब्जेक्ट कैसा होता है, यहाँ से निकाल लो। और 6वें के अंदर आपसे पूछा है चारों में से कौन सा वर्ड अपने मीनिंग के हिसाब से सेट बैठेगा। तो ये सारे वर्ड्स आप देख चुके हो, स्कॉर्चिंग, रिफ्यूज, रिडक्टेंस और हैमर आउट। 6 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में रखे हैं, जाके आप चेक कर लो, मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग स्किल्स, एसएससी और बैंकिंग, इनका फ़ायदा आप ले सकते हो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्सेज इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, टीम से बात करें। अंटिल देन कल मुलाकात होगी। साइनिंग आउट।